जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विशेष शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है? भारतीय संविधान की विशेषताएं। देखिए, जब भी जिक्र आता है भारतीय संविधान का तो सबसे पहला क्वेश्चन, हमारे भारत देश का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। ये दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949। और अगर कोई पूछे हमारे भारत देश का संविधान लागू कब हुआ, तो होता है 26 जनवरी 1950। इस दिन हमारे भारत देश का संविधान लागू होता है और इसीलिए इस कारण से ही हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे हमारे भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। मैं दावा कर सकता हूं, मैं वादा कर सकता हूं कि इस छोटी सी वीडियो को देखने के बाद आपके मन में भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये जो टॉपिक है, इसके रिलेटेड एक भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपके पास एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप अगर इस छोटे से ये 17 पॉइंट है, इनमें से आपको जितने याद रहते हैं वो सारे के सारे आप लिख जाएंगे, तो आपके क्वेश्चन में नंबर नहीं कटेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं? हमारे भारत देश का जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। अब जो संविधान है वो दो तरह के होते हैं, एक लिखित संविधान होता है, एक अलिखित संविधान होता है। लिखित संविधान में अगर हम बात करें तो हमारे भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जब हमारे भारत देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय हमारे भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी आपको पता होनी चाहिए। उस समय 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। उस समय कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये सारी की सारी बातें आप मेंशन कर सकते हैं। इस वे में पूछा कि कितने नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विभिन्न स्रोतों से विहित। अब ये जो हमारे भारत देश का संविधान है, इसका एक बहुत लंबा पार्ट जो भारतीय अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, उससे लिया गया है। और भी अन्य देशों के संविधान की जो जो अच्छी बातें थी उनको हमारे भारत देश के संविधान में संशोधन करके ले लिया गया है। कि जैसे अमेरिका के संविधान में जो बातें अच्छी थी और हमारे देश के हिसाब से जो जो बातें वहां पे फिट बैठती थी, उनको हमारे भारत देश के संविधान में अपना लिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे भारत देश का जो संविधान है, उसके जो पार्ट है, उसमें जो पार्ट है, जो अंदर उसकी विशेषताएं हैं, वो अलग अलग देशों से, अलग अलग स्थानों से ली गई है। और अब आप ये नहीं कह सकते कि ये इनको दूसरे देशों से लेने की क्या आवश्यकता थी, हम इनको नई भी तो बना सकते थे। देखिए, जो बातें अच्छी होती हैं उनको हम कहीं से भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उनको दोबारा फिर सारी की सारी बातों को शुरू से शुरुआत करके दोबारा फिर बनाए। तो इसलिए जो अच्छी बातें दूसरे देशों के संविधान में थी, जैसी संसदीय प्रणाली हो गई, ये ली गई है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो जो जो बातें हमारे देश के अकॉर्डिंग सही थी, उनको अपना लिया गया। थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे? नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। मतलब हमारे भारतीय संविधान के कुछ पार्ट तो ऐसे हैं जिनको आसानी से हम संशोधन के द्वारा चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनको संशोधन के द्वारा चेंज नहीं कर सकते। अब जो संविधान है वो दो तरह के होते हैं। एक संविधान तो कुछ इस तरह के होते हैं कि उनको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता या उनको चेंज करना बहुत ज्यादा कठिन होता है, और कुछ संविधान इस तरह के होते हैं जिनको आसानी से चेंज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो जो अमेरिका का संविधान है उसको चेंज करना बहुत कठिन कार्य है, उसको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, उसमें संशोधन आसानी से नहीं हो सकते। लेकिन जो ब्रिटेन का संविधान है उसको आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। आप, मैं और आप नहीं, वहां की संसद आसानी से चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे भारत देश का संविधान है उसमें कुछ प्रावधान तो ऐसे हैं जिनको संसद आसानी से साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकती है। लेकिन कुछ क्या, बहुत से ऐसे भी हैं भाग हमारे भारतीय संविधान में, कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जिनको अगर संसद को चेंज करना है तो उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए और उसके साथ साथ 50% राज्यों की भी अनुमति यानी परमिशन चाहिए होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे भारत के संविधान को ऐसा भी नहीं बनाया गया कि इसको चेंज ही नहीं किया जा सकता। अगर किसी संविधान को आप चेंज ही नहीं करेंगे तो आने वाले समय में वो जो संविधान है वो प्रभावी नहीं रहेगा, क्योंकि समय के साथ साथ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बदलती रहती हैं, परिस्थितियों के हिसाब से हमें चेंज करना होता है। तो इस हिसाब से हमारे भारत के संविधान को ऐसा बनाया गया है कि उसके कुछ पार्ट को आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी बेसिक भावना है, जो उसकी मूल भावना है, बेसिक स्पिरिट जो उसकी है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। फोर्थ पार्ट आप क्या लिखोगे? एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। देखिए, हमारे भारत के संविधान में भारत के लिए संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संघीय व्यवस्था से क्या तात्पर्य है कि जैसे केंद्र के लेवल पे भी सरकार होती है और जैसे जो 28 राज्य हैं उनमें भी विधानसभाएं होती है, वहां पे भी मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार चलाई जाती है। तो राज्य के पास भी अपने नियम कानून है और केंद्र के पास भी अपने नियम कानून। मतलब कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे केंद्र कानून बना सकता है, कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे राज्य कानून बना सकता है। यानी शक्तियों का बंटवारा हम यहाँ पे कह सकते हैं किया गया है। सूची, हमारे भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें क्या, उसमें
तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची है उन पे केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची पे राज्य कानून बना सकता है और समवर्ती सूची पे दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ, कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो हमारे भारत देश में संघीय व्यवस्था का प्रावधान करता है, लेकिन एकात्मकता मतलब केंद्र के पास ज्यादा पावर है। इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं कि जो केंद्रीय सूची है उसमें ज्यादा विषय हैं, जो राज्य सूची है उन पे भी जो केंद्र है वो कानून बना सकता है। जो समवर्ती सूची है उस पे अगर केंद्र और राज्य दोनों ने सेम कानून बना दिया या अलग अलग कानून बना दिया तो जो केंद्र वाला कानून है वो चलेगा। अब अगर हमारे भारत देश में आपातकालीन प्रावधान लागू किए जाते हैं, जैसे अगर राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय देश में भारतीय भूमि पर लग जाता है तो जो राज्य है वो एकदम से क्या हो जाते हैं, केंद्र के अंडर चले जाते हैं। तो जो हमारा भारत देश है उस समय संघीय व्यवस्था नहीं रहती, सिर्फ केंद्र के पास ही ज्यादा पावर होती है। तो हम कह सकते हैं कि हालांकि संविधान में प्रावधान किया गया है कि भारत एक संघीय देश है, लेकिन जब कुछ बहुत से ऐसे प्रावधान हैं कि जहां पे केंद्र की ज्यादा चलती है तो हम कह सकते हैं कि एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। फिफ्थ पार्ट, सरकार का संसदीय रूप। अब एक होती है जी विधायिका, एक होती है कार्यपालिका। विधायिका क्या होती है, जिसका काम होता है कानून बनाना, जैसे संसद। कार्यपालिका क्या होती है, जैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद, मतलब जो कानून बनाए गए हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम कार्यपालिका का होता है। ये जो अफसर होते हैं ये भी कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाते हैं। तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच किस तरह से कार्यों का बंटवारा किया गया है, इसके आधार पर दो तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपतीय व्यवस्था। ब्रिटेन में क्या अपनाई गई है, संसदीय व्यवस्था, लेकिन अमेरिका में क्या अपनाई गई है, राष्ट्रपतीय व्यवस्था। लेकिन हमारे भारत देश में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजों का शासन चल रहा था। तो जब हमारा भारत देश आजाद हुआ उससे पहले भी तो भारत में कुछ नियम कानून लागू होते थे, तो वो संसदीय व्यवस्था के आधार पे होते थे। तो हमारे भारत वाले जो संविधान बनाने वाले लोग थे उन्होंने क्या कार्य किया, उन्होंने संसदीय व्यवस्था को अपनाना ही सही समझा। ठीक है, फिर है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। अब देखिए, हम एक जो ब्रिटेन है वहां की संसद सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। उसके बारे में एक बात कही जाती है कि जो ब्रिटेन के संसद है वो सारा कुछ कर सकती है, वो सिर्फ एक कार्य नहीं कर सकती, वो पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष साबित नहीं कर सकती। इसके कहने का क्या तात्पर्य है कि वो हर कार्य कर सकती है। वहां की संसद बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और यही बात आ गई अगर हम अमेरिका में जाएं तो वहां पे जो न्यायपालिका है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अगर वहां की संसद ने कोई कानून बना दिया तो जो न्यायपालिका है उन कानूनों को रोक सकती है। लेकिन हमारे भारत देश में ना तो इंग्लैंड की तरफ ज्यादा झुकाव रखा गया इस मामले में, ना अमेरिका की तरफ ज्यादा झुकाव रखा गया। हमारे देश में क्या कहा गया कि संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन अगर कोई कानून गलत बन गया तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कानून को खारिज कर सकती है। मतलब समन्वय बैठाया गया है कि न्यायपालिका के पास भी अपनी पावर है, संसद के पास भी अपनी पावर है, दोनों अलग अलग कार्य करती हैं। लेकिन अगर संसद ने कोई गलत कानून बना दिया तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकता है। ठीक है, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, इसका क्या मतलब है, अमेरिका में क्या व्यवस्था है कि राज्यों के लिए अलग कोर्ट है, केंद्र के लिए अलग कोर्ट है। लेकिन हमारे भारत देश में क्या कार्य किया गया है, सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर होता है हाई कोर्ट और उसके नीचे आ जाते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। मतलब अगर आपने कोई मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला आया आप उससे संतुष्ट नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में केस कर सकते हो। जैसे हमारे भारत देश में प्रेजेंट में 25 हाई कोर्ट है। अब आप कहेंगे कि राज्य तो 28 है, तो ऐसी व्यवस्था की गई है जैसे पंजाब और हरियाणा का एक हाई कोर्ट है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट के फैसले से भी अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो ये हो गया एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। मौलिक अधिकार, हमारे भारत देश का जो संविधान है उसका जो भाग 3 है उसमें 6 मौलिक अधिकार हमारे भारत देश के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जिसके ऊपर एक एक जो मौलिक अधिकार है, जैसे जो 6 मूल अधिकार हैं, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस समय 7 मूल अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ये बातें आप जैसे जैसे पॉलिटी पढ़ोगे आपको अच्छे से याद होती जाएंगी, जो संपत्ति का अधिकार है उसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा के कानूनी अधिकार आर्टिकल 300 कैग में रख दिया गया। अब वर्तमान में क्या स्थिति है कि 6 मूल अधिकार है, उनके आगे पार्ट है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार हो गया तो इसके भी आगे पार्ट है। एक एक बातें हमने पढ़ ली है, भाग 3 की वीडियो में कंप्लीट डाल चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भाग 4, संविधान का भाग 4, यह है राज्य के नीति निदेशक तत्व। इनको भी हम एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। फिर है मौलिक कर्तव्य। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जब हमारे भारत देश का संविधान बनकर तैयार हुआ है, जब संविधान लागू हुआ, तो क्या उस समय संविधान में मौलिक कर्तव्य थे? जी नहीं, मौलिक कर्तव्य बाद में संविधान में ऐड किए गए पार्ट 4A यानी भाग 4 कै में मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया। कब ऐड किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा।
42वां संशोधन 1976 में हुआ, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया। अगर हम आपसे पूछें उस समय कितने मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था, 10 मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था। किस समिति की रिकमेंडेशन पे मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में ऐड किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पे। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जब इन 10 मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था, प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। जब 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारे भारत देश में। विभिन्न धर्मों जातियों के लोग एक जगह रहते हैं। किसी भी धर्म को ज्यादा मान्यता नहीं दी गई है। सभी के सभी धर्म राज्य के मामले में, यानी राज्य की नजर में सभी के सभी धर्म समान है, सभी को समान दर्जा प्राप्त है। हमारे भारत देश का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। सभी धर्मों के लोगों को समान स्वतंत्रता, समान तरीके से सभी के सभी अधिकार दिए गए हैं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे सभी लोगों को अपनी मर्जी के कार्य करने का अधिकार है। किसी भी धर्म के किसी भी कार्य पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कार्य करेंगे। सरकार कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिनको रोक सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक धर्म को पूरी छूट दे दी जाएगी, दूसरे धर्म के कार्यों को रोका जाएगा। ऐसा नहीं होता हमारे भारत देश में। सार्वभौमिक बेशक मताधिकार, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप और मैं वोट डालने जाए तो हमारे वोट की वैल्यू भी वही है। अगर नरेंद्र मोदी और श्री राहुल गांधी जी वोट डालने जाए, श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री राहुल गांधी जी अगर वोट डालने जाए तो उनकी वोट की जो वैल्यू है वही मेरे वोट की वैल्यू है। मतलब हमारे भारत देश में अगर कोई भी नागरिक 18 साल से ऊपर का है तो वो वोट डाल सकता है, अपने लिए सरकार को चुन सकता है। प्रत्येक 5 साल में जो हमारे लिए चुनाव होते हैं उनमें सभी को वोट डालने का अधिकार है। जब आप 18 साल के हो जाएंगे, सभी के सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं 18 साल से तो ऊपर है, होप सो आप सभी ने एक बार तो वोट डाल दिया होगा। अगर आप अभी अभी 18 के हुए हैं तो जो अब चुनाव हुए आएंगे उनमें आप वोट डालोगे। तो सभी को वोट डालने का अधिकार है। यहां से क्या क्वेश्चन आता है कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय 21 साल वोट डालने की आयु थी, लेकिन वर्तमान में क्या हुआ? राजीव गांधी जी की सरकार में 61वां संविधान संशोधन होता है 1989 में। उसमें क्या किया गया? 61वां संशोधन, उसमें 21 से जो आयु है वोट डालने की घटाकर इसको 18 वर्ष कर दिया गया, ताकि जो हमारे देश की युवा शक्ति है वो भी इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता से क्या तात्पर्य है? चाहे आप केरला में रहते हो, चाहे आप हरियाणा में रहते हो, चाहे आप पंजाब में रहते हो, चाहे आप गुजरात में रहते हो, आपको भारत की ही नागरिकता प्रदान की जाएगी। अमेरिका में क्या होता है कि जैसे उसमें 50 राज्य हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो केंद्र की नागरिकता अलग होती है, राज्य की नागरिकता अलग होती है। लेकिन हमारे भारत देश में सारे के सारे राज्यों को समान दर्जा प्राप्त है। चाहे आप केरला में रहो, चाहे आप पंजाब में रहो, आपको सेम सुविधा मिलेगी। आपको मतलब नागरिक, भारत का ही नागरिक माना जाएगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपको केरल की नागरिकता प्राप्त है, आप बोलेंगे कि हमें भारत की नागरिकता प्राप्त है। तो भारत के जो नागरिक हैं, हालांकि भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, मतलब केंद्र सरकार भी बनती है, राज्य सरकार भी बनती है, लेकिन जो नागरिकता, जो सिटीजनशिप दी जाएगी वो भारत की सिटीजनशिप हमारे भारत देश के नागरिकों को प्रदान की जाएगी। स्वतंत्र निकाय, स्वतंत्र निकाय मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि जैसे हमारे भारत देश में नागरिक सुप्रीम कोर्ट है न्याय दिलाने के लिए, हाई कोर्ट है न्याय दिलाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सारे के सारे कोर्ट होते हैं। या फिर कानून बनाने के लिए संसद है, कानूनों को एग्जीक्यूट करने के लिए कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, लेकिन इनके ऊपर नजर रखने के लिए स्वतंत्र निकाय है। जैसे यूपीएससी, हमारे भारत देश में जो आईएएस की परीक्षा होती है, जो सबसे बड़ा पद होता है सिविल सेवा में, उसको कराने के लिए यूपीएससी संस्था है। ठीक है, चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग है, वित्त आयोग है। ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं। जैसे जो सरकार है उसकी जांच, सरकार ने जो खर्चे किए उनकी जांच करने के लिए सीएजी की पोस्ट है। तो ऐसे बहुत से स्वतंत्र निकाय हैं जो स्वतंत्र तरीके से अपने कार्य करते हैं ताकि देश को अच्छी तरीके से चलाया जा सके। ठीक है, फिर है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान, इसमें आपको 3 आर्टिकल याद रखने होते हैं। आर्टिकल 352, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर आर्टिकल 352 का यूज होता है तो क्या होता है। आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, 3 तरह से हमारे भारत देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाएगा? यदि हमारे भारत देश का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध चल रहा हो, हमारे भारत देश पे कोई बाहर की शक्ति, बाहरला देश आक्रमण कर दे, या फिर आंतरिक अशांति हो। आंतरिक अशांति से क्या मतलब? पहले आंतरिक अशांति वर्ड का यूज किया गया था, लेकिन अब सशस्त्र विद्रोह का यूज किया गया है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा आर्टिकल 352 के तहत। अगर आर्टिकल 356 के तहत राज्य आपातकाल, जिसको हम राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, अगर किसी राज्य में जो राज्य सरकार है सही से काम नहीं करेगी तो उसको हटा के वहां पे राष्ट्रपति का शासन आ जाता है। अगर कभी वित्तीय स्थिति खराब हो जाएगी तो आर्टिकल 360 का यूज करके वित्तीय आपातकाल भारत में लगाया जा सकता है। अब तक हमारे भारत देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है।
राष्ट्रपति शासन तो 100 से भी ज्यादा बार राज्यों में लगाया जा चुका है, लेकिन वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार भारत में नहीं लगा है। फिर है त्रिस्तरीय सरकार। ज्यादातर देशों में क्या होता है, संघ की सरकार होती है, मतलब सेंट्रल लेवल पर सरकार होती है और राज्य लेवल पर सरकार होती है। लेकिन हमारे भारत देश में पंचायत लेवल पर भी, यानी गांव के लेवल पर भी सरकार है। ये शुरुआत से नहीं था, आर्टिकल 40 इससे रिलेटेड था, पंचायतों से रिलेटेड। लेकिन नरसिम्हा राव सरकार में 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत अनुसूची 11 और अनुसूची 12 को हमारे भारत के संविधान में जोड़ा जाता है। अब जैसे आप पंचायत में सरपंच को वोट डालते हो, जिला परिषद को वोट डालते हो, या पंचायत समिति के सदस्यों को गांव में मेंबर बनाते हो, तो ये सभी 73वें संविधान संशोधन के तहत आते हैं। मेयर हो गया, डिप्टी मेयर हो गया, नगर पालिका के जो इलेक्शन है वो आर्टिकल 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। ठीक है, तो त्रिस्तरीय सरकार है। सहकारी समितियां, सहकारी समितियों से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो कब जोड़ा गया, वो जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत, सहकारी समितियों से रिलेटेड। तो ये हो गई जी हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब आप इनको एक एक करके डिटेल से आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, मतलब अगर आपके पास जनरली क्वेश्चन आ जाए भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप इनको लिख सकते हैं। पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मेरे को आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।